हेलो एवरीवन, आप सभी का नियम कानून के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, जिसका ऑब्जेक्टिव आप सभी तक देश विदेश के नियम कानून की जानकारी पहुंचाना है। आज हम 6th सेमेस्टर एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से DU LLB PYQ एनालिसिस सीरीज में एनवायरनमेंट के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ में स्टॉकहोम से अभी तक की जर्नी पूछी जाती है। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले हम बताएंगे कि 1960s के दौरान इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट की वजह से एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा था। पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन जैसे प्रॉब्लम कॉमन हो गए थे। लोगों को समझ आया कि इन इश्यूज़ को सिर्फ नेशनल लॉ से सॉल्व नहीं किया जा सकता। इस वजह से फिर 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट हुई, जिसे हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस और मैग्ना कार्टा ऑफ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ भी कहते हैं। ये पहला इंटरनेशनल एफर्ट था जहां पे एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए ग्लोबल लेवल पर डिस्कशंस हुए। एनवायरनमेंट पर इस कॉन्फ्रेंस से कुछ मेजर आउटकम्स आए। तो सबसे पहला इस कॉन्फ्रेंस ने ह्यूमन एनवायरनमेंट पर डिक्लेरेशन दी, जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट एनवायरनमेंट और ह्यूमन के रिलेशन को डिफाइन करता है और दूसरा 26 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बताता है, जिनमें प्रिंसिपल 21 और 22 सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि सिक उतेरे तू उत एलिनम नन लेदियास लीगल मैगजीन पर बेस्ड है, जिसका मतलब होता है कि अपनी प्रॉपर्टी ऐसे यूज करो कि दूसरों को नुकसान ना हो। इसी मैगजीन पर बेस्ड केस है ट्रेल स्मेल्टर केस। इस केस में कनाडा के ट्रेल में अमेरिकन मैनेजमेंट ने स्मेल्टर स्टेब्लिश किया, जिसे कनाडा ने अक्वायर करके काफ़ी डेवलप किया, जिसमें फिर लेड और जिंक जैसे धातुओं को मेल्ट करने का काम तेजी से होने लगा, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड भारी मात्रा में निकलने से क्रॉस बॉर्डर पॉल्यूशन हो रहा था, जिसे अमेरिका ने ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया। यहाँ ट्राइब्यूनल ने इंटरनेशनल लॉ के जनरल प्रिंसिपल पर रिलाई करते हुए कहा कि किसी भी स्टेट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी टेरिटरी का यूज इस तरीके से करे कि दूसरे स्टेट को हानि पहुंचे। आगे ट्राइब्यूनल ने यूएस सुप्रीम कोर्ट केसेस जैसे न्यूयॉर्क वर्सेस न्यू जर्सी पर रिलाई करते हुए एम्फेसाइज किया कि किसी भी मैटर में कोर्ट के इंटरवेंशन के लिए जरूरी है कि उस केस में एग्रीड पार्टी का गंभीर नुकसान हुआ हो और उसके पास जो भी सबूत हो क्लियर और कन्विंसिंग हो, और चैलेंज करने के लिए स्ट्रॉन्ग लीगल प्रिंसिपल का होना जरूरी है। ट्राइब्यूनल ने इस यूएस सुप्रीम कोर्ट रूल को इंटरनेशनल डिस्प्यूट में लागू करते हुए माना कि अमेरिका को जो भी नुकसान हुआ है वो सीरियस था, जो कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस से प्रूव हो रहा था, इसलिए कनाडा रेस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसने उस नुकसान को रोकने की कोशिश नहीं की। इसके बाद हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से हुए सेकेंड आउटकम को बताएंगे, जो कि ह्यूमन एनवायरनमेंट पर एक्शन प्लान आया था, जिसमें 109 रिकमेंडेशंस थी, जिनमें एनवायरनमेंट रिलेटेड सेक्टर्स कवर किए गए, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, पोल्यूशन, वाइल्ड लाइफ एंड ओशन एनर्जी, ह्यूमन सेटलमेंट एंड हेल्थ, मास डिस्ट्रक्शंस, वेपन से एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन इत्यादि। तीसरा कॉन्सिक्वेंस, इसमें दूसरे एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस की प्लानिंग हुई। फोर्थ में कुछ इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशंस अडॉप्ट किए गए, जैसे कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट होने लगा। 5th में न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग पर रिजोल्यूशंस पास हुए और 6th में इंटरनेशनल फाइनेंशिंग सपोर्ट पर रिजोल्यूशंस पास किए गए और 7th में नेशनल लेवल पर एक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट रिकमेंडेशंस को रेफर किया जाने लगा। इसके बाद हम इस कॉन्फ्रेंस से इंस्टीट्यूशनल आउटकम्स क्या आए वो बताएंगे, जिनमें पहला है UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि 15 दिसंबर 1972 को बना एनवायरनमेंट रिलेटेड ग्लोबल कोऑर्डिनेशंस और पॉलिसीज बनाने के लिए। दूसरा UNEA यूएन एनवायरनमेंट असेंबली, जो कि एक गवर्निंग बॉडी है जिसमें 58 कंट्रीज मेंबर्स है। इसका पहला सेशन 2014 में 23 से 27 जून को नैरोबी केन्या में हुआ। तीसरा वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर 1982, ये 1975 में प्रपोज किया गया और 1982 में अडॉप्ट हुआ। इसका गोल था नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन। स्टॉकहोम को डिटेल में मेंशन करने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एनवायरमेंटल डेवलपमेंट्स और कन्वेंशंस को एक्सप्लेन करेंगे और इन्हें हम लास्ट में कंक्लूड भी कर देंगे, जिससे कि आपको इसी समय याद हो जाए। पहला है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज 1979, जो कि बोन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है और इसे यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम सपोर्ट करता है। ये कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीसीज जो एयर, लैंड या सी में माइग्रेट करते हैं, जैसे बर्ड्स, व्हेल्स इत्यादि को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो कि वियना कन्वेंशन के अंतर्गत 1987 में हुई थी, जिससे कि ओजोन लेयर को हार्मफुल सब्सटेंसेस से प्रोटेक्ट किया जा सके। तीसरा है ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987, जो कि यूगोस्लाविया की PM ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड के लीडरशिप में आई थी।
इस रिपोर्ट का नाम आर कॉमन फ्यूचर था। इस रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म को इंट्रोड्यूस किया, जिसका मतलब था कि डेवलपमेंट ऐसा हो जो आज के लोगों की नीड्स भी पूरी करे, वो भी बिना फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज किए। इसमें 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फंडामेंटल कंपोनेंट्स बताए गए। पहला है एनवायरनमेंट, दूसरा है इकोनॉमी और तीसरा सोसाइटी, जिनके बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है। फोर्थ है बेसल कन्वेंशन 1989। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट जैसे डेंजरस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट इत्यादि को कंट्रोल करने के लिए। फिफ्थ है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992, जिसे अर्थ समिट भी कहते हैं। ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 21 जून 1992 में हुई, जिससे कि ग्लोबल एनवायरनमेंट क्राइसिस का सॉल्यूशन निकाला जा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फ्रेमवर्क क्रिएट किया जा सके। ये समिट इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि सबसे बड़ी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस थी, जिसे 1987 की ब्रंटलैंड रिपोर्ट और क्लाइमेट चेंज पर हो रहे टेंशन्स के बाद ऑर्गेनाइज किया गया। इस समिट ने 5 की डॉक्यूमेंट्स अडॉप्ट किए। पहला, द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये प्रिंसिपल 21 ऑफ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को रिअफर्म करता है, जो कहता है कि हर स्टेट का राइट है अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने का, लेकिन वो एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुंचाए। दूसरा, एजेंडा 21, ये एक कॉम्प्रहेंसिव एक्शन प्लान है जिसका एम सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसके बारे में यूएन सेक्रेटरी जनरल बोट्रोस ने कहा था कि एजेंडा 21 एक लंबी और इफेक्टिव प्लानिंग है जो कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन पर फोकस करती है। तीसरा, डिक्लेरेशन ऑन प्रिंसिपल इन फॉरेस्ट्री कंजर्वेशन। ये फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को डिफाइन करता है जो कि लीगली बाइंडिंग नहीं है। फोर्थ, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन। ये लीगली बाइंडिंग है। ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने और उसका सस्टेनेबल यूज प्रमोट करने के लिए बनाया गया। फिफ्थ और आखिरी है क्लाइमेट कन्वेंशन, जो कि लीगली बाइंडिंग है और इसके अंडर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट हुआ, जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम करने के स्पेसिफिक गोल्स को सेट करता है। इस अर्थ समिट को डिटेल में बताने के बाद हम बताएंगे कि 6th इंटरनेशनल एनवायरमेंटल डेवलपमेंट था कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1992। ये कमीशन UNCED के बाद बना था। इसने एजेंडा 21 को इम्प्लीमेंट करने और रिव्यू करने के लिए काम किया। इसके बाद इंडिया ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी एक्टिव स्टेप्स लिए और 1995 में नेशनल एनवायरमेंट ट्राइब्यूनल एक्ट पास किया गया, ताकि ये ट्राइब्यूनल हजार्डियस सब्सटेंस से होने वाले डैमेजेस के लिए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी फिक्स कर सके। 2006 में इस ट्राइब्यूनल ने नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी भी अडॉप्ट की। फिर न्यूयॉर्क में 1997 में यूएन जनरल असेंबली का एक स्पेशल सेशन हुआ, जिसे अर्थ समिट +5 भी कहा गया। इसे अर्थ समिट +5 इसलिए कहा गया क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो में हुए हिस्टोरिक अर्थ समिट के 5 साल बाद बना था। इसी ईयर 1997 में ही क्योटो प्रोटोकॉल भी हुआ, जिसे ग्रीन हाउस कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। इसका पर्पस ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस को कंट्रोल करना था। इसके डिटेल्स रूल्स मोरक्को के माराकेश में 2001 में अडॉप्ट हुए थे। इस कन्वेंशन में 189 कंट्रीज पार्टीज थी, जिसमें यूएन के सभी मेंबर्स शामिल हैं। कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट इसी प्रोटोकॉल से ओरिजिनेट हुआ। न्यूजीलैंड पहली कंट्री थी जिसने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कार्बन टैक्स इम्पोज किया। इंडिया में ऐसी कोई भी पॉलिसी अभी तक अडॉप्ट नहीं हुई है। फिर 2000 में बायोसेफ्टी के लिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी हुआ। इसके बाद रोटरडैम कन्वेंशन के बारे में बताएंगे, जो कि एक मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट था। ये इसलिए बनाया गया था ताकि कुछ हजार्डियस केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कंट्रोल बनाया जा सके। ये कन्वेंशन 1998 में अडॉप्ट हुआ और 2004 में लीगली इन्फोर्सेबल बन गया। इसका मेन प्रिंसिपल है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जिसका मतलब है अगर कोई कंट्री किसी डेंजरस केमिकल को इंपोर्ट करना चाहती है तो उससे पहले इंपोर्ट करने वाली कंट्री एक्सपोर्टिंग कंट्री को फुल इन्फॉर्मेशन देगी और फिर कंसेंट लेकर डेंजरस केमिकल बनाएगी, जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज बिना इन्फॉर्मेशन के डेंजरस सब्सटेंस एक्सेप्ट ना कर ले। इसके बाद हम जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएंगे, जिसे अर्थ समिट +10 भी कहा जाता है। इसमें यूएन ने 10 डे वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज की थी। इस समिट का मेन एजेंडा था पॉवर्टी को कम करना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ केयर प्रमोट करना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बैलेंस करना और रिन्यूएबल एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी और ग्लोबल पार्टनरशिप बढ़ाना। इसके बाद 2010 में नगोय प्रोटोकॉल हुआ, जिसे कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। और फिर 2012 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ, जिसे Rio+20 भी कहते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंस में एक नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट द फ्यूचर वी वांट अडॉप्ट किया गया। कंट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर वर्क करने के लिए एग्री हुई, ग्रीन इकोनॉमी पॉलिसीज प्रमोट की गई, एनवायरमेंटल गवर्नेंस इंप्रूव हुआ,
यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम को स्ट्रेंथन किया गया और फॉर्मेशन ऑफ हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम बना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कमीशन को रिप्लेस करने के लिए। इसके बाद 2013 में मिनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी हुआ। ये ग्लोबल ट्रीटी थी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम मरकरी पॉल्यूशन। इसका नाम मिनामाता इसलिए रखा गया क्योंकि जापान के मिनामाता सिटी में 1950s में मरकरी पॉइजनिंग से थाउजेंड्स ऑफ लोग मारे गए थे या फिर डिसेबल्ड हो गए थे। फिर आखिर में पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बताएंगे। जब दुनिया के हर कोने में क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड्स, हीट वेव्स, वाइल्ड लाइफ इत्यादि से लोग परेशान हो रहे थे, तब 2015 में एक हिस्टोरिक डील जिसका नाम पेरिस एग्रीमेंट हुआ, जो कि ग्रीनर फ्यूचर के लिए एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत थी। इसमें 4 मेन गोल्स थे। पहला, ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाएगा और अगर पॉसिबल हो तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के कंपैरिजन में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही लिमिट किया जाएगा। दूसरा, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को ड्रास्टिकली रिड्यूस करना। तीसरा, क्लीन एनर्जी, कार्बन न्यूट्रलिटी और क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट को प्रमोट करना। फोर्थ, डेवलप्ड कंट्रीज को कहा गया कि वो $100 बिलियन पर ईयर डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट एक्शंस के लिए प्रोवाइड करें। इसी के साथ इंटरनेशनल जर्नी ऑफ एनवायरमेंटल लॉ कंप्लीट होती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे, तो अब हम कंक्लूड करते हैं जिससे कि अभी हमें ये याद हो जाए। तो पहले स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 को तो हमने डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस बताएंगे। तो हमारा पहला कन्वेंशन है माइग्रेटरी स्पीसीज से रिलेटेड, बोन कन्वेंशन 1971। अब बोन के बाद ओजोन की बात करेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। फिर प्रेजेंट और फ्यूचर के प्रोटेक्शन के लिए जो सस्टेनेबल टर्म आई है, डेवलपमेंट की जो टर्म आई है, वो कहाँ से आई है? ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 से। अब जो डेंजरस केमिकल्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्या आया? बेसल कन्वेंशन 1989। फिर ग्लोबल एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क बनाने के लिए अर्थ समिट हुई 1992 में, जिसे हमने थोड़ा डिटेल में भी कवर किया था। और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कमीशन आया 1992 में। इसके बाद तो देखो नेशनल एनवायरनमेंट ट्राइब्यूनल एक्ट आ गया 1995 में। इसके बाद अर्थ समिट +5 और फिर 1997 में ग्रीन हाउस कॉन्फ्रेंस हो गई, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। और क्योटो प्रोटोकॉल में हमने क्या पढ़ा था? कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। फिर रोटरडेम कन्वेंशन आया हजार्डियस केमिकल्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। फिर जोहान्सबर्ग, नगोयो और फिर मिनामाता की हमने कहानी सुनी थी, जिसमें जापान की कहानी थी मरकरी से रिलेटेड। और उसके बाद में आखिर में हम बताएंगे पेरिस एग्रीमेंट। और इसी के साथ हमारे ये सारे कन्वेंशंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप एक बार खुद से नोट्स बनाना और फिर इसको इस तरीके से याद करना, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। और थैंक यू सो मच गाइज, आपको मैंने ADR में बोला था कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और आपने सच में सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। और आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखेंगे तो हम भी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलता रहता है तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम रात दिन एक करके आपके लिए कंटेंट बनाएं। थैंक यू सो मच। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे सेकंड टॉपिक से है, जिसमें हाइपोथेटिकल केस देकर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रिंसिपल्स को बताते हुए दिए गए क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कहा जाता है, या फिर इसमें एक्सप्लेन किए गए प्रिंसिपल में से किसी एक प्रिंसिपल को आपको पर्टिकुलरली पूछा जा सकता है, जैसे कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल या पोलिटर पीस प्रिंसिपल इत्यादि। तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हम सभी प्रिंसिपल्स को एक एक करके समझाएंगे उनके रिलेटेड केसेस के साथ। पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका मतलब होता है कि आज हम रिक्वायर्ड रिसोर्सेज का यूज़ ऐसे करें कि हमारी ज़रूरतें भी पूरा हो सके और रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सुरक्षित रह सके। यानी कि इसमें रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल करना होता है और इसमें इकोलॉजी और डेवलपमेंट के बीच बैलेंस बनाए रखना होता है। इसके बाद आप इससे जुड़े रिपोर्ट्स को मेंशन कर सकते हैं, जिनमें ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987, 1992 के अर्थ समिट में भी इसका फ्रेमवर्क डिस्कस किया गया था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कमीशन 1992 के बारे में बता सकते हैं। फिर हम इस कॉन्सेप्ट से जुड़ा पहला लैंडमार्क जजमेंट वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 बताएंगे, जो कि आप पोलिटर पेज और प्रिकॉशनल प्रिंसिपल में भी डिस्कस कर सकते हैं। इस केस में तमिलनाडु के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में लीडर इंडस्ट्रीज या टैनरीज ने एनवायरमेंटल लॉ और पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते हुए फैक्ट्रीज के वेस्ट बिना ट्रीटमेंट के आसपास के एनवायरमेंट में रिलीज कर दिया, जिससे पानी, जमीन और हवा पोल्यूटेड हो गई, जिससे लोकल लोगों की हेल्थ और एनवायरनमेंट अफेक्ट हुआ। इसे ही अपीलेंट ने PIL के थ्रू चैलेंज किया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन ऑब्जर्वेशंस दी। पहली, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ के अंतर्गत राइट टू क्लीन वाटर, फ्रेश एयर एंड अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी आता है।
इसलिए स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे एनवायरनमेंट को इंश्योर करे। अगर स्टेट इसमें फेल होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वोलेट होते हैं। दूसरा, कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का सेक्शन 3 सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, और इसी के तहत कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने के लिए डायरेक्ट करती है। और इसी एक्ट का सेक्शन 5 गवर्नमेंट को डायरेक्शन इशू करने के लिए अलाउ करता है, जिसमें क्लोजर ऑफ इंडस्ट्री भी शामिल है। लेकिन ऐसा कोई भी स्टेप गवर्नमेंट ने पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए नहीं उठाया। कोर्ट अपनी थर्ड ऑब्जर्वेशन में ब्रंटलैंड रिपोर्ट को रेफर करते हुए कहती है कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए, जो कि इकोलॉजी और डेवलपमेंट को बैलेंस में रखता है, जो कि प्रेजेंट केस में नहीं किया गया। फोर्थ, कोर्ट ने क्लियर किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल एसेंशियल फीचर्स है और ये लॉ ऑफ द लैंड का पार्ट भी है। साथ ही कोर्ट ने इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरनमेंट लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को रेफर किया, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी के साथ एनवायरनमेंट रिस्टोरेशन का बर्डन भी पॉल्यूटर का होगा। और आखिर में कोर्ट इस मैटर को फर्दर मॉनिटर करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट की ग्रीन बेंच को केस रेफर कर देती है। दूसरा लैंडमार्क जजमेंट नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 के केस में दिया गया था। इस केस में पिटिशनर ने नर्मदा रिवर के सरदार सरोवर डैम पर हो रहे कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल की, इस ग्राउंड पर कि यह प्रोजेक्ट फॉरेस्ट लैंड को नुकसान पहुंचाएगा और इसकी वजह से ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बिना कंसेंट के डिस्प्लेस होना पड़ेगा। साथ ही पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट था कि 1987 में दी गई इन्वायरमेंट क्लियरेंस बिना प्रॉपर असेसमेंट के दी गई थी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन ऑब्जर्वेशंस दी। पहली, अगर किसी प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट पर बड़ा इम्पैक्ट है तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के पहले कंप्लीट इन्वायरमेंट स्टडी करनी चाहिए, उसके बाद ही क्लियरेंस देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने बिना प्रॉपर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के ही प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, जो कि रूल्स के खिलाफ था। दूसरा, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मस्ट बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक डेटा, प्रॉपर एनालिसिस एंड प्लानिंग। बिना यह सब किए क्लियरेंस दे देना गलत है। तीसरा, कोर्ट ने बताया कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट। अगर डैम के कारण लोगों की ज़िंदगी, हेल्थ या इन्वायरमेंट पर बुरा असर पड़ता है तो वो आर्टिकल 21 का वोलेशन होगा। फोर्थ, किसी भी व्यक्ति को उसके घर से हटाना तब तक लीगल नहीं है जब तक उसका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन ना हो जाए। इसलिए जब तक पूरे तरीके से पहले वाले अफेक्टेड लोगों का रिहैबिलिटेशन नहीं हो जाता तब तक डैम की हाइट बढ़ाने का काम रोक दिया जाए। फिफ्थ, आखिर में कोर्ट ने कहा कि हर 5 मीटर डैम हाइट बढ़ाने से पहले एक ग्रीवांस रिड्रेसल अथॉरिटी सर्टिफाई करे कि उस लेवल तक जो अफेक्ट हुआ है, जो लोग अफेक्ट हुए हैं, उनका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन हो गया है। यानी कि कोर्ट इस केस में ये कहते हुए कि डेवलपमेंट बिना एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और ह्यूमन राइट्स के नहीं हो सकता, ये ऑर्डर देती है कि प्रेजेंट केस में डैम प्रोजेक्ट का आइडिया सही है लेकिन इसका एग्जीक्यूशन गलत तरीके से किया गया है। इसलिए डैम का काम होगा लेकिन ये अभी तब तक रोका जाएगा जब तक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एक्सपर्ट कमेटी से नहीं मिल जाता और जो लोग 5 मीटर डैम हाइट बढ़ने से अफेक्ट होंगे उनका रिहैबिलिटेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। तीसरा लैंडमार्क जजमेंट इंटेलेक्चुअल फोरम तिरुपति वर्सेस स्टेट ऑफ एपी 2006 में दिया गया था। इस केस में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पुराने वाटर टैंक्स है जो कि रेन वाटर कलेक्ट करने, इरिगेशन और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए यूज़ किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इन टैंक्स के बेड एरिया यानी टैंक की ज़मीन पर हाउसिंग कॉलोनीज और टाउनशिप डेवलप किए जाएंगे और ये काम उन्होंने तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू प्लान कर दिया। ये इस बिना सोचे कि इससे इन्वायरमेंट और लोगों के पानी के रिसोर्सेज पर क्या असर पड़ेगा। इस वजह से इसके खिलाफ इंटेलेक्चुअल फोरम ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की। यह सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन ऑब्जर्वेशंस दी। पहली, कोर्ट ने एम सी मेहता वर्सेस कमलनाथ 1997 और एमआई बिल्डर्स लिमिटेड वर्सेस राधेश्याम साहू 1999 में पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन को इंडियन लॉ का पार्ट बताया। इस डॉक्ट्राइन के मुताबिक नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी, रिवर्स, लेक्स, टैंक्स, फॉरेस्ट पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसे स्टेट एक ट्रस्टी की तरह संभालता है। स्टेट का लीगल ड्यूटी है कि वो इन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करे और पब्लिक के लिए उनका फ्री यूज़ इंश्योर करे। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि अगर स्टेट कोई एक्शन लेगा जो नेचुरल रिसोर्सेज के पब्लिक यूज को रेस्ट्रिक्ट करता है तो उस पर हाई डिग्री ऑफ जुडिशियल स्क्रूटिनी लगेगी, चाहे वो लेजिस्लेशन के अंडर ही क्यों ना किया गया हो, ये इंश्योर करने के लिए कि स्टेट अपने जनरल ऑब्लिगेशन से आगे जाकर एज अ ट्रस्टी अपनी स्पेशल ड्यूटी निभा रहा है या नहीं। तीसरा, कोर्ट ने नेशनल ऑर्डबोन सोसाइटी केस में बताया कि करंट गवर्नमेंट ऑर्डर प्रिंसिपल 1 पब्लिक यूज और प्रिंसिपल 3 मेंटेनेंस ऑफ यूज को वायलेट कर रहे हैं। फोर्थ, क्लीन एनवायरनमेंट के बिना लाइफ की क्वालिटी खराब होती है, इसलिए आर्टिकल 21 के तहत एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ज़रूरी है। फिफ्थ, आगे कोर्ट ने आर्टिकल 48A और 51AZ को ऑब्जर्व करते हुए कहा कि स्टेट और ह्यूमन के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ड्यूटी है।
फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में कोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंटरजनरेशनल इक्विटी पर एम्फेसाइज करते हुए कहा कि डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट जो फ्यूचर जनरेशन के इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। फिर कोर्ट ने कहा कि इस इंटरजनरेशनल इक्विटी को एपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस एमवी 1999 में अडॉप्ट किया गया था। फिर आखिर में कोर्ट ने अपील डिस्पोज किया, ये कहते हुए कि फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे, जिसमें पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो पोल्यूशन करेगा वही उस पोल्यूशन की भरपाई करेगा, और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब है कि अगर किसी एक्टिविटी से एनवायरनमेंट को नुकसान होने का खतरा है और हमारे पास पूरा साइंटिफिक प्रूफ नहीं भी है, तब भी इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बाद हमें लैंडमार्क जजमेंट वेलोर सिटीजन केस बताना है, और इसके बाद आप इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 केस बताएंगे। इस केस में कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज ने बिस्रे विलेज के आसपास एच एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट से टॉक्सिक स्लज और केमिकल वेस्ट डिस्चार्ज किया, जिससे वहाँ की ज़मीन, पानी, वेल्स और इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो गए। ये लोग कानून की नज़रों से बचने के लिए काम छुपाते रहे, लेकिन नीरी रिपोर्ट और एक्सपर्ट कमिटीज़ ने ये पॉल्यूशन प्रूव किया। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एब्सोल्युटली लाइबिलिटी प्रिंसिपल जो कि ओलियम गैस लीक केस में आया, इसके मुताबिक जो इंडस्ट्रीज हजार्डियस काम करती है उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचाए। अगर पहुँचाती है तो वो बिना किसी एक्सक्यूज़ के पूरा नुकसान भरपाई करेगी, यानी कि यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं चलेगा, जैसे रायलैंड वर्सेस फ्लेचर केस में होता था। आगे कोर्ट ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 3 और 5 को ऑब्जर्व करते हुए कहा कि ये सेक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार देते हैं कि वो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है, जिसमें इंडस्ट्रीज़ को रोकना, फाइन लगाना और पॉल्यूशन कंट्रोल करना शामिल है। आखिर में कोर्ट ने एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस का डॉक्ट्राइन पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल पहली बार इंडिया में सीरियसली अप्लाई करते हुए कहा कि जिसने पॉल्यूशन फैलाया है उसको उसका क्लीनअप कॉस्ट भी उठाना पड़ेगा, और प्रेजेंट केस में रेस्पोंडेंट ने ये पॉल्यूशन फैलाया है और बार बार कोर्ट की बात भी नहीं मान करके लॉ ब्रीच किया है, इसलिए कोर्ट ने इन्हें रोग इंडस्ट्रीज़ के टेक दिया और उनके सारे प्लांट्स को बंद करने का ऑर्डर दिया। इसके बाद हम इंटरजनरेशनल इक्विटी प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे। इंटरजनरेशनल इक्विटी प्रिंसिपल का मतलब होता है कि हर जनरेशन को नेचर का यूज़ करने का हक है, लेकिन उसी के साथ उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज़ कर सके। यानी कि ये प्रिंसिपल कहता है कि हम सिर्फ अपने आज के बेनिफिट के लिए नेचर का डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, हमें इन्वायरमेंट को फ्यूचर के लोगों के लिए भी बचा के रखना चाहिए। इस प्रिंसिपल को ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में भी रिकॉग्नाइज किया गया था। इसमें आपको वेलोर सिटीजन केस, इंटेलेक्चुअल फोरम तिरुपति वर्सेस स्टेट ऑफ एपी मेंशन करना है, जो हमने प्रीवियसली कवर कर लिया, और इसके साथ ही आपको एक स्पेसिफिकली इस पर रिलेटेड केस है एस जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997, उसे भी बताना है। इस केस में पिटिशनर एस जगन्नाथ ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत पब्लिक इंटरेस्ट में पिटीशन फाइल की, इस ग्राउंड पर कि स्ट्रीम फार्मिंग यानी कि जैसे कि झींगा पालन, ये सब पिछले कुछ सालों में इंडिया के कोस्टल एरियाज में तेजी से बढ़ा है। पहले लोग ट्रेडिशनल तरीके से राइस और श्रिम्प की मिक्स्ड फार्मिंग करते थे, जिसमें एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होता था, लेकिन अब बड़ी बड़ी कंपनियां और एमएनसीज ने इंटेंसिव श्रिम्प फार्मिंग शुरू कर दी, जो हज़ारों किलो श्रिम्प प्रोड्यूस करती है, और इससे एनवायरनमेंट को हैवी नुकसान हो रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि बीच, सी और कोस्टल इकोलॉजी नेचर का प्राइसलेस गिफ्ट है, जिनको प्रिजर्व करना कॉन्स्टिट्यूशनल और मोरल ऑब्लिगेशन है। कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी श्रिम्प इंडस्ट्री या श्रिम्प पॉन्ड को इकोलॉजिकल फ्रेजाइल कोस्टल एरिया में स्टैब्लिश करने से पहले स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट टेस्ट जरूरी है। इसके लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना मैंडेटरी है, जिसमें सिर्फ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ही नहीं बल्कि सोशल इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजी फिजिबिलिटी और पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट्स का भी एनालिसिस होना चाहिए। कोर्ट ने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली अप्लाई करते हुए कहा कि पॉल्यूशन करने वाले इंडस्ट्रीज को नॉट टू जस्ट स्टॉप करना होगा बल्कि कंपेंसेशन भी देना होगा उन लोगों को जो कि अफेक्टेड हुए हैं, और एनवायरनमेंट को रिस्टोर करने का खर्चा भी उनसे ही रिकवर करना होगा। इम्पोर्टेंटली कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि इंटरजनरेशनल इक्विटी का कॉन्सेप्ट भी हर एनवायरमेंटल डिसीजन का कोर हिस्सा होना चाहिए। इस प्रिंसिपल के तहत जैसे प्रेजेंट जनरेशन को एक हेल्थ एनवायरनमेंट में जीने का हक है, वैसे ही उन पर ये ड्यूटी भी है कि वो अपने एक्शंस के थ्रू फ्यूचर जनरेशन के लिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। इसलिए बिना EI के किसी भी श्रिम्प इंडस्ट्री को कोस्टल लाइन में अलाउ नहीं किया जा सकता।
गवर्नमेंट को एक हाई एम्पावर्ड इन्वायरमेंटल अथॉरिटी बनाना होगा जो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करे और इंश्योर करे कि फ्यूचर में भी कोस्टल रिसोर्सेज सेफ रहे। इसके बाद आखिर में हम पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन को समझाएंगे। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन एक लीगल प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर, एयर, फॉरेस्ट, रिवर, लेक्स इत्यादि इन पर गवर्नमेंट का ट्रस्ट होता है। पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही इनका यूज़ किया जा सकता है। ये रिसोर्सेज किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पर्सनल ओनरशिप में नहीं दिए जा सकते क्योंकि ये पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स से डायरेक्टली जुड़े होते हैं, स्पेशली आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ से। इसके बाद हम इससे जुड़े लैंडमार्क जजमेंट्स को बताएंगे। पहला लैंडमार्क जजमेंट MC मेहता वर्सेस कमलनाथ 1997 के केस में दिया गया था। इस केस को स्पेन मोटल केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में एक न्यूज़ आर्टिकल में ये बताया गया कि एनवायरनमेंट मिनिस्टर का एक प्राइवेट कंपनी स्पेन मोटल प्राइवेट लिमिटेड से कनेक्शन है। इस कंपनी को रिवर के किनारे होटल बनाने के लिए फॉरेस्ट लैंड लीज पर दी गई थी, लेकिन परेशानी तब हुई जब पता चला कि कंपनी ने अपने होटल को फ्लड से बचाने के लिए रिवर का नेचुरल फ्लो ही चेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को बहुत सीरियस माना और सुओ मोटो एक्शन लेते हुए सर्टेन ऑब्जर्वेशंस दी। पहली, डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। नेचुरल चीज़ें जैसे कि रिवर, फॉरेस्ट, एयर ये सब पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है। गवर्नमेंट सिर्फ इन प्रॉपर्टीज़ की ट्रस्टी होती है, इसलिए इनका यूज़ पब्लिक के भले के लिए होना चाहिए, प्राइवेट बिजनेस के लिए नहीं। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि एनवायरनमेंट को डैमेज करना एक सिविल रोंग है क्योंकि इसका असर पूरी कम्युनिटी पर पड़ता है। पॉल्यूशन या नेचुरल रिकॉर्ड्स का डिस्टर्बेंस किसी एक व्यक्ति का इशू नहीं होता, इससे एंटायर सोसाइटी सफ़र करती है। तीसरा, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि आर्टिकल 32 के अंडर कोर्ट सिर्फ कंपेंसेशन देने के लिए तक सीमित नहीं है, वो अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज़ करके एग्जेम्पलरी डैमेजेस भी मांग सकती है जो लोगों के लिए सबक बन सके। आखिर में कोर्ट ने कहा कि रिवर कोर्स का बदलाव कंपनी के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किया गया था, इससे पब्लिक का कोई फ़ायदा नहीं था और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं किया जा सकता। आगे कोर्ट पॉलिटर पीस प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए स्पेन मॉडल को कंपेंसेशन देने का ऑर्डर देती है जिससे एनवायरनमेंट का रिस्टोरेशन हो सके। इसी पर 2000 का जजमेंट है जिसमें मेन इशू था कि क्या मॉडल पर कंपेंसेशन के अलावा पॉल्यूशन फाइन भी लगाया जा सकता है। यहाँ कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि फाइन एक प्रॉपर ट्रायल के बाद ही इम्पोज किया जा सकता है और कोई स्पेसिफिक लॉ होना चाहिए जिसके तहत फाइन लगाया जा सके, जो कि यहाँ पर नहीं था। आगे कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 के अंडर कोर्ट कंपेंसेशन मांग सकती है, लेकिन फाइन इम्पोज करना वो भी बिना ट्रायल के आर्टिकल 20 एंड 21 का वायलेशन होगा। आखिर में कोर्ट ने बताया कि आर्टिकल 142 भी ऐसे सिचुएशन में यूज़ नहीं किया जा सकता जहां किसी लॉ को साइडलाइन कर दिया जाए, इसलिए इस केस में कोर्ट ने फाइन के बजाय ज़्यादा अमाउंट का एग्जेम्पलरी डैमेजेस या कंपेंसेशन एज अ पनिशमेंट लेने के लिए नया नोटिस दिया ताकि दूसरे लोग भी डरे और इन्वायरमेंट का नुकसान ना करे। इस पर 2002 में फिर जजमेंट आया जिसमें फ्रेश नोटिस का हियरिंग हुआ और फाइनली एग्जेम्पलरी डैमेजेस का क्वांटम डिसाइड हुआ। 10 लाख रुपए स्पैम होटल्स को पे करने के लिए कहा गया और कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि परमिशन लेने का मतलब इल्लीगल काम को जस्टिफाई नहीं करता है। नीरी रिपोर्ट के एविडेंसेस के बेसिस पर कोर्ट ने स्पेन मोटल को गिल्टी माना और एग्जेम्पलरी डैमेजेस फाइनली इम्पोज किया। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए अब आते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 7 के फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग से पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में एक हाइपोथेटिकल केस देकर आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड फेयर इक्विटेबल बेनिफिट शेयर करने के लिए एम्पावर्ड है या नहीं, या फिर क्या कोई इंडियन कंपनी बेनिफिट शेयर करने के लिए लाइबल है। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले हमें फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को बताना है कि ये कॉन्सेप्ट इंडिजीनियस और लोकल कम्युनिटी को मॉनेटरी या किसी अदर फॉर्म में दिया जाने वाला बेनिफिट है। ये बेनिफिट इसलिए दिया जाता है क्योंकि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज या नॉलेज जिन्हें वो कम्युनिटी सदियों से संभाल कर यूज़ कर रहे थे, उसका यूज़ अब दूसरी कंपनीज या पर्सन अपने पर्पस के लिए कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन के लिए इंडियन पार्लियामेंट ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इन्फोर्स किया। इसके बाद हम कुछ ऐसे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और कॉन्फ्रेंस को मेंशन करेंगे जिसने इस कॉन्सेप्ट को हमारे इंडिया में लीगल रिकॉग्नाइज दिलवाया है बाय इनेक्टिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। पहला है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1972 जिसने अपने मैनिफेस्टो में अर्थ के रिसोर्सेज को लिमिटेड बताया है और ये इन्फोर्स किया है कि इस लिमिटेड रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की अर्जेंट नीड है।
दूसरा रियो डी जेनेरियो कन्वेंशन 1992 है, जिसका सिग्नेटरी इंडिया भी है। इस कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव ही था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन और उसका सस्टेनेबल यूज करना। इस कन्वेंशन में पहली बार जेनेटिक रिसोर्सेज से होने वाले बेनिफिट को फेयर एंड इक्विटेबल शेयर करने की बात कही थी। तीसरा जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन 2002 है, जिसमें फिर से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए चैलेंजेस को हाईलाइट किया गया था। चौथा है नगोय प्रोटोकॉल, जो कि मेनली फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट की बात करता है। इस प्रोटोकॉल में फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग का मेनली बेनिफिशियरी लोकल और इंडिजिनियस कम्युनिटी को बताया गया है। इस प्रोटोकॉल को एनफोर्स करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट ने 2014 में बायोडाइवर्सिटी रेगुलेशन लाया। इसके बाद हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को बताएंगे, जिसमें पहला है सेक्शन 3। इस सेक्शन में कुछ ऐसे पर्सन्स को क्लासिफाइड किया गया है जिन्हें इंडिया में अवेलेबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज या उनसे रिलेटेड नॉलेज को रिसर्च या कमर्शियल या बायोसर्व और बायो यूटिलाइजेशन के पर्पज से यूज़ करने के लिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का प्रायर अप्रूवल लेना ज़रूरी है। उन क्लासिफाइड पर्सन में पहले ऐसे पर्सन हैं जो कि इंडियन सिटीजन नहीं है, दूसरा नॉन रेजिडेंट इंडियन सिटीजन, तीसरा ऐसा बॉडी कॉरपोरेट एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट या अनरजिस्टर्ड है, या रजिस्टर्ड है तो इंडिया में रजिस्टर्ड है लेकिन कंट्रोल फॉरेनर के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद सेक्शन 7 को बताएंगे, जहां ऐसे पर्सन्स के बारे में बताया गया है जो कि सेक्शन 3 के स्कोप से बाहर है। उन्हें इन बायोलॉजिकल रिसोर्स या उससे एसोसिएटेड नॉलेज का कमर्शियल यूज़ करने के लिए स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को प्रायर इंटीमेशन देना ज़रूरी है। इस सेक्शन का एक प्रोवाइजो भी है जहां ऐसे कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज, कल्टिवेटेड मेडिसिनल प्लांट्स या उसके प्रोडक्ट्स अगर किसी लोकल पीपल या फिर कम्युनिटीज़, वेद, हकीम या रजिस्टर्ड आयुष प्रैक्टिशनर्स के द्वारा यूज़ किया जा रहा है तो उन्हें इस सेक्शन से बाहर रखा गया है। इसके बाद सेक्शन 19 के सबसेक्शन 4 को बताएंगे, जिसमें नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को एम्पावर किया गया है बेनिफिट शेयर करने के टर्म्स को डिटरमाइन करने के लिए वाइल अप्रूविंग द पर्सन्स क्लासिफाइड इन सेक्शन 3। इसके बाद सेक्शन 21 बता देंगे, जहां ये बताया गया है कि किन किन तरीकों से बेनिफिट शेयर किया जा सकता है, जिसमें पहला है जॉइंट ऑनरशिप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू एनबीए एंड क्लेमर्स, दूसरा है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तीसरा है लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स इन सच एरियाज, फोर्थ है एसोसिएशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट बेनिफिट क्लेमर्स एंड द लोकल पीपल, फिफ्थ है सेटिंग अप ऑफ वेंचर कैपिटल फंड, सिक्स्थ है पेमेंट ऑफ मॉनेटरी कंपेंसेशन एंड अदर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स टू द बेनिफिट क्लेमर। इसके बाद लास्टली सेक्शन 23 बता देंगे, जिसमें स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को एम्पावर किया गया है सेक्शन 7 के तहत रेफर किए गए इंटीमेशन को ग्रांट या रिजेक्ट करने के लिए, और साथ ही इंटीमेशन ग्रांट करते समय फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग के टर्म को डिटरमाइन करने के लिए। इसके बाद इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट लिखेंगे जो कि 2018 में हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने दिव्या फार्मेसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में दिया था। इस केस में पिटिशनर रिट पिटिशन के थ्रू ही क्लेम करते हैं कि स्टेट बायोलॉजिकल बोर्ड के द्वारा किया गया बेनिफिट शेयर करने की डिमांड अल्ट्रा वायरस है, क्योंकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर बेनिफिट क्लेम करने की स्टेट बोर्ड को ये पावर नहीं दी गई है। साथ ही पिटिशनर ये कंटेन करते हैं कि उनकी कंपनी एक इंडियन कंपनी थी जिसमें किसी फॉरेनर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और इसलिए इस कंपनी से बेनिफिट शेयर करने की डिमांड नहीं की जा सकती, क्योंकि ये कंपनी सेक्शन 3 में क्लासिफाइड पर्सन्स की लिस्ट से बाहर है। हाईकोर्ट पिटिशनर के दोनों कंटेंशंस को रिजेक्ट करते हुए इस पिटीशन को डिसमिस कर देती है, और ये भी हेल्ड करती है कि 2014 की रेगुलेशन इंट्रा वायरस है। कोर्ट इस डिसीजन के पीछे का रीजनिंग इस प्रकार बताती है। पहला कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट का इंटरप्रिटेशन सिंपल और प्लेन ना करके पर्पसिव इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए, और जब हम इस एक्ट का प्रपोजिव इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस एक्ट का पर्पस बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और उसके नॉलेज का रिसर्च और या कमर्शियल यूज से होने वाले बेनिफिट को इंडिजिनियस और लोकल पीपल में शेयर करना है। ये मैटर नहीं करता कि यूज इंडियन पर्सन कर रहा है या फॉरेनर। दूसरी बात कि 2014 के रेगुलेशन में क्लियरली लिखा गया है कि कोई भी पर्सन अगर बायोलॉजिकल रिसोर्स को यूज़ करना चाहता है तो उसे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी या स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से अप्रूवल लेना ज़रूरी है। इसी के साथ हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको इस सेशन यूजफुल लगा होगा। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे पार्ट बी में 3 मोर क्वेश्चंस के साथ, जिनमें एक सेव जोन क्वेश्चन भी होगा।